आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके, अल्कीन्स के। तो बेसिकली बेटे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो अल्कीन्स होते हैं या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटे कई तरह से करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हम सिंपल डायरेक्ट ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम बेटे हाइड्रोक्सल ग्रुप की फॉर्म में मतलब OH ग्रुप की फॉर्म के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि OH ग्रुप के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आप इस फॉर्म के अंदर भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर सकते हो, या आप बेटे कंबशन करवा के बर्न करके अल्कीन्स को फिर भी उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा सकते हो। एंड लास्ट बेटे हम ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ ओजोन ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, O2 ऑक्सीजन है, O3 ओजोन है। तो आप O3 की फॉर्म के अंदर भी ऑक्सीजन को ऐड करवा सकते हो इनटू द अल्कीन्स। तो बेसिकली हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, लेकिन हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 इज डायरेक्ट एडिशन, नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर 3 बर्निंग, एंड नंबर 4 ओजोनोलाइसिस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन को ऐड करवाना बाय यूजिंग ओजोन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कि डायरेक्ट कैसे हम एडिशन करवा सकते हैं ऑक्सीजन का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, लाइक अल्कीन्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बेटे ये अल्कीन है और इसका नाम है आपके पास इथीन। क्या नाम है इसका? इथीन। कोई भी अल्कीन है, सिंपलेस्ट। आप इसके अंदर डायरेक्ट भी ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हो। डायरेक्ट ऑक्सीजन मतलब आप O2 यूज कर रहे हैं, मैं हाफ O2 लिख रहा हूँ, मतलब मैं एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। एक ऑक्सीजन खुद तो एग्जिस्ट करता ही है, तो इस वजह से हम हाफ O2 लिख देते हैं, ठीक है। बैलेंस भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो मैं हाफ O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन। तो अगर बेटे मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन ऐड करवाना चाहता हूँ अल्कीन्स के अंदर, तो होगा क्या, हमें जो कंडीशंस देना पड़ेंगी वो ये होंगी कि हमें सिल्वर ऑक्साइड Ag2O ये एक कैटालिस्ट के तौर पे यूज करना पड़ेगा और टेम्परेचर देना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 300 सेल्सियस। जब हम ये कंडीशंस देंगे तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन का एक एटम है बेटे वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा कि ये ऑक्सीजन बेटे यहाँ पे आएगी और इस पाई बॉन्ड को तोड़ के अपने बॉन्ड बना लेगी दोनों कार्बन के साथ, और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। कैसा? चले देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला बॉन्ड जो ब्रेक होना है, हर बार ब्रेक होना है क्योंकि एडिशन रिएक्शन देती है अल्कीन्स। तो ये बेटे बॉन्ड होगा ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब जैसे ही बेटे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कंडीशन होगी हमारे पास ऑक्सीजन आ गई है। O2 था, हाफ O2 था, तो इस वजह इसका मतलब एक ऑक्सीजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन। तो अब बेटे क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑक्सीजन जब आती है पाई बॉन्ड को तोड़ती है तो ये फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना देते हैं। तो हमारे पास इस तरह का कुछ कंपाउंड बनता है। लेकिन हमने देखना क्या है कि क्या ऑक्सीजन ऐड होगी? जी हाँ, ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 सेल्सियस टेम्परेचर। अब बेटे ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एपॉक्साइड। क्या बोलेंगे? एपॉक्साइड। याद रखिएगा एपॉक्साइड का एक तो होता है ऑक्साइड, सिंपल ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्साइड। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो और ऐसे साइकिल की फॉर्म में, मतलब साइक्लिक फॉर्म के अंदर एडिशन हो, मतलब ऐसे साइकिल सा बना हो ऑक्सीजन का, तो फिर हम बेटे एपॉक्साइड का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एपॉक्साइड। तो ये आपके पास कंपाउंड बना दैट इज एपॉक्साइड, और वो कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा? जहाँ पे हमारे पास जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होंगे उनके दरमियान में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बेटे अल्कीन बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे CH3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे CH3 आ जाए, लेकिन वो सिलसिला चलता रहेगा कि एडिशन कहाँ पे होना है? डबल बॉन्ड पे। सो दिस इज द डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक तो इस तरह से हो सकता है, वो मैंने बात करी थी उधर। दूसरा बेटा मेथड है दैट इज हाइड्रोक्सीडेशन। हम हाइड्रोक्सल, देखो एशन का मतलब है ऐड करना, हाइड्रोक्सल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है बेटे, या जिसको आपकी बुक के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोक्सीडेशन, वो कैसा है? उसको हाइड्रोक्सीडेशन कहते हैं। मैं जरा लिख रहा हूँ, आप भी लिखें ताकि आपको याद रहे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर भी ऑक्सीजन है, आप इस फॉर्म के अंदर भी करवा सकते हो। अच्छा, हाइड्रोक्सीडेशन करवाने के लिए बेटे आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे कौन सा हो सकता है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है KMnO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा बेटे, आप KMnO4 यूज़ तो करेंगे लेकिन अल्कलाइन मतलब किसी बेस की प्रेजेंस में, किसी अल्कली की प्रेजेंस में। तो आप अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे, मतलब जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और अल्कलाइन बेस को यूज़ करना है। और आपने इसको मतलब 100% नहीं यूज़ करना, आपने 1% यूज़ करना है। कितने परसेंट? 1%, मतलब बाकी आपने वाटर ऐड करना है। तो आपने जो यूज़ करना है वो क्या करना है, वो आपने यूज़ करना है 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जब आप ये यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास जो भी अल्कीन होगी उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो बेटे ये जो हमारे पास 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है KMnO4 का, इस सॉल्यूशन को हम नाम दे देते हैं बायर्स रीजेंट। क्या बोल देते हैं इसको? बायर्स रीजेंट। ये आपने ज़हन में रखना है और ये इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs भी है या फिर सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो ऑक्सीजन देगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में, तो आपके पास ये एडिशन हो जाएगा। कैसे? जरा इसको समझ लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल बेटे कोई भी एल्कीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ आपके पास ये इथीन है, ओके। आप इस इथीन के अंदर बेटे ऑक्सीजन ऐड करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है KMnO4 को, ताकि वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करें। और इसके साथ साथ आपको चाहिए बेटे वाटर भी। क्या चाहिए आपको? वाटर भी चाहिए, ताकि वो भी आपकी हेल्प करे। कैसे करेगा वो देखते हैं। तो आपको चाहिए बेटे वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने चाहिए? 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और KMnO4 भी एक नहीं चाहिए, KMnO4 भी मुझे जो चाहिए वो 2 होंगे। ये बैलेंस कर रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो इसका मैकेनिज्म है पूरा। तो 2 KMnO4 चाहिए और ये फिर हमारे पास कितने यूज होंगे? ये 3 होंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक मैं लिख रहा हूँ। तो बेटे सिंपल ये ध्यान में रखें कि जब KMnO4 और वाटर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे और आपके पास ये सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है, तो NaOH लिख लेंगे, बेसिक लिखने की बात है। तो होगा क्या बेटे, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होगा। OH ग्रुप आएंगे कहाँ से? OH ग्रुप आएंगे यहाँ से। यहाँ देखें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, ये तो बेसिकली आपके पास होने क्या वाला है? आपके पास होने ये वाला है कि आपके पास बेटे ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा और इसमें जाके OH ऐड हो जाएंगे। तो एज रिजल्ट आपके पास फिर क्या बनेगा? एज रिजल्ट बेटे आपके पास लिखने जरा क्या था? CH2 इथेन था, डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो ये बच गया। एक इधर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक बेटे इधर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से होगा, क्योंकि आपने शुरू में 3 यूज़ किए थे तो आप यहाँ पर भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3, ओके, ये हो जाएगा आपके पास। अब बाकी क्या बच गया? बाकी बेटे हमारे पास बच जाएंगे, देखो यहाँ पे 2 पोटाशियम है तो ये 2 OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2, ओके। बाकी जो MnO4 है ना, MnO4 ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में 2, क्योंकि यहाँ से भी 2 ऑक्सीजन निकलेंगे। देखो ना 2 OH तो ले गया ये आपके पास पोटाशियम, बाकी 2 बच गए, लेकिन हमें तो 2 नहीं चाहिए, ये एक में 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए टोटल 6, तो 6 कैसे पूरे होंगे? ये हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया OH, एक ऑक्सीजन लिया OH, 2 OH मान के, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया OH, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया OH, तो 4 OH और भी हमारे पास पड़ेंगे, 4 ये हो जाएंगे। मतलब ये H जो है ये MnO4 से 2 ऑक्सीजन लेके हमारे पास क्या बना देंगे? 4 OH और बना देंगे। तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? 6 OH पूरे हो गए जो इनके अंदर ऐड हो जाएंगे 3 अल्कीन्स के अंदर। तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है, लेकिन आप सिंपल याद रखें कि 2 KMnO4 के मॉलिक्यूल और 4 हमने वाटर मॉलिक्यूल जब यूज़ किए तो आपके पास जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, ओके। अब ये जो कंपाउंड बना देखें ये अल्कोहल है, लेकिन ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर 2 OH ग्रुप है, तो इसके लिए स्पेशल नेम है, दैट इज ग्लाइकोल। क्या नाम है इसके लिए? ग्लाइकोल। क्या नाम है? ग्लाइकोल। इसको विसिनल ग्लाइकोल, विसिनल का मतलब होता है साथ साथ OH ग्रुप है, विसिनल मतलब साथ साथ, तो इसको बेटे ग्लाइकोल कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास इथीन से बना है, तो इसको भी हम एथनील ग्लाइकोल कहते हैं,
एथिलीन ग्लाइकोल, बड़ा मशहूर और बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल बेटे हमारे पास एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। एथिलीन का वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इथीन को एथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये की बात है। तो आपके पास एक कंपाउंड बना एथिलीन ग्लाइकोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है शॉर्टकट के लिहाज से। अब इस रिएक्शन को बेटे यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ये पता चलाने के लिए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं। कैसे पता चलता है, इसके साथ वैसे काफ़ी यादें हैं मेरी एफएससी की भी, क्योंकि KMnO4 जो होता है इसका बेटे जो कलर होता है वो पिंक होता है। जब आप इसको, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास उसके अंदर डबल बॉन्ड है, आप उसके अंदर KMnO4 ऐड करोगे तो KMnO4 यूज होकर कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, जिसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो जब सारे के सारा KMnO4 यूज हो जाएगा तो इसका मतलब है वो पिंक कलर भी खत्म हो जाएगा। और अगर तो किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो वो पिंक कलर KMnO4 का खत्म हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट बेटे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड है। तो ये टेस्ट है KMnO4 टेस्ट भी कहा जाता है, इसे बायर्स टेस्ट भी कहा जाता है, बायर रिएजेंट की वजह से, क्योंकि ये रिएजेंट हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब बेटे जो आप एपॉक्साइड हैं, एपॉक्साइड से भी आप ग्लाइकोल बना सकते हैं, सिंपल इसमें वाटर ऐड करके। कैसे होगा वो बात हम आते हैं। तो एपॉक्साइड को भी ग्लाइकोल्स वगैरह और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपने पहला पढ़ा डायरेक्ट एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का, और दूसरा आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म के अंदर एडिशन कर दिया। थर्ड भी पढ़ लेते हैं, दैट इज कंबस्शन। सिंपल है वो, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी सी बेटे लाइन लगा दूँ ताकि मैं इसको सेपरेट कर सकूँ। हमारे पास है कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, बर्निंग। किसकी बर्निंग, अल्कीन की बात करें तो अल्कीन की बर्निंग। फॉर एग्जाम्पल से सिंपल रखते हैं C2H4, ये अल्कीन होगी बेटे, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें जो क्या बनाएगी, ये बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अल्कीन जब बर्न करते हैं तो ये ज़्यादा एक्सप्लोसिवली बर्न करते हैं, दबाके वाले बर्निंग होती है, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड ज़्यादा टूटते हैं तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है, और मतलब समझ लें कि ओवरऑल हीट कंटेंट जो होता है वो उनका ज़्यादा होता है अल्कीन्स का एज कम्पेयर टू अल्केन्स, ठीक है। तो ये बड़ा कहने शानदार शोला देते हैं हमारे पास। तो बेटे ये बर्निंग है, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं एक्सेस में, तो फिर मतलब हम ऑक्सीजन ऐड ही कर रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं इस कार्बन के अंदर। तो ये हमारे पास भी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें हम हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम बर्न नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सारी कंडीशन हो रहे हैं करना ऐड ऑक्सीजन। तो आपके पास ये थर्ड टाइप में होगी, दैट इज कंबस्शन। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया भाई combustion. This is also an oxidation reaction. Okay, last one is that is ozonolysis. Ozonolysis देखें एक चीज़ समझ लें, इसका मतलब समझ लें, फिर मैं बोर्ड रेस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओजोनोलाइसिस, ओजोन क्या है, O3, ऑक्सीजन क्या होती है, O2। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा। ये ओजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम ओजोन की फॉर्म में ऑक्सीजन ही ऐड करनी है ना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। क्या बोलने वाले हैं उसे, ओजोनोलाइसिस। मैं समझाता हूँ आपको, मैं अरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरेज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से अरेज कर लेता हूँ। ओजोनोलाइसिस समझते हैं। ओजोनोलाइसिस में बेटे जब हम ओजोन की बात करते हैं ना, तो ओजोन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक रिएक्टिव फॉर्म है ऑक्सीजन की, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म है और रिएक्टिव फॉर्म, ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट भी हुआ है। अब ये कैसे होगा, देखिए कोई भी आप अल्कीन ले लें, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस वन, क्या इथीन, हर बार यही हम यूज़ करते हैं, तो इस दफ़ा भी यही यूज़ करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज इथीन, इसके अंदर हमें ऐड करना है ओजोन, दैट इज O3। तो मैं इसको ऐसे लिख लें, ऐसे भी लिख लें, नहीं दिल करता तो आप ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं, एक ही बात है। तो अब होगा क्या बेटे कि ये जो ओजोन है ये रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव करना चाहती है,
तो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगी और इधर आके इधर अटैच हो जाएगी, इस पाई बॉन्ड को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। ओजोन ऐड हो गया, पता था एडिशन रिएक्शन देते हैं सारे एल्कीन्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है पाई बॉन्ड ब्रेक करने की। तो बेटे फिर आपके पास ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये किस कंडीशन में आ जाएगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और हुआ क्या कि ये जो ओजोन थी ये ऐसे आई और इधर ऐसे अटैच हो गई। तो मैं अटैच कर सकता हूँ, तो ओजोन जब आएगी, सॉरी ओजोन जब आएगी तो वो ऐसे क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी। ये ओजोन आई, ऐसे उसने बॉन्ड बना, समझ आ गई बात। तो ये आपके पास बेटे पहला स्ट्रक्चर बन गया। क्या हो गया, ओजोन आया, बॉन्ड तोड़ा और अटैच हो गया। ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर का नाम है आपके पास मोलोजोनाइड। क्या नाम है इसका, मोलोजोनाइड। अजीब है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। इसका जो नेम है इट इज़ मोलोजोनाइड। अब मोलोजोनाइड जो है बेटे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसने स्टेबल होना है और स्टेबल होने का एक तरीका है तीनों ऑक्सीजन इकट्ठे ना हो, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के किसी और तरफ चला जाए। तो ऐसा ही होता है कि ये जो दो ऑक्सीजन हैं ये इसको निकाल देते हैं तीसरे वाले को, जो तीसरा ऑक्सीजन है हमारे पास, इसको निकाल के कहते हैं भाई कहीं और जाओ। ये वाला ऑक्सीजन बेटे यहाँ से निकलता है, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होता है और यहाँ पे आके ऑक्सीजन इन दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। मतलब ये जो रिंग होती है हमारे पास, ये 5 कार्बन की, ये स्टेबल नहीं होती, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब आगे फर्दर हमारे पास क्या होता है, फर्दर रिएक्शन क्या होता है, फर्दर रिएक्शन होता है कुछ इस तरह से, लिख लो, कार्बन हाइड्रोजन और फिर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने कुछ चेंजिंग की है, वो ऑक्सीजन ने क्या चेंजिंग की है, इसको देखिए, ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया और ये बॉन्ड टूट गया, ऐसे ऑक्सीजन ऊपर गया, उसने ऊपर जाके बॉन्ड बना लिया क्योंकि यहाँ पे उसकी बन नहीं रही थी, और इन दो ऑक्सीजन ने फिर आपस में बॉन्ड बना लिया, कुछ ऐसा। समझ में आ गया। तो ये बेटे हमारे पास हुआ है, मोलोजोनाइड स्टेबल नहीं था, ऑक्सीजन ऊपर चला गया, बॉन्ड टूट गया। अब याद रखिएगा ये गलती आप करेंगे, इन दो कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर। ये गलती आप करते हैं एग्जामिनर नंबर का। तो ये जो मोलोजोनाइड है बेटे, ये आपके पास एक और फॉर्म के अंदर चेंज हो गया और इसका नाम है ओजोनाइड। क्या है, ओजोनाइड। अब ये फॉर्म जो है बेटे, ये आपके पास स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास क्या होने वाला है, अब हमारे पास ये होने वाला है कि जो मोलोजोनाइड बना उसको यहाँ पे लिख दे जरा। अब उसका हम बेटे रिएक्शन करवाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, उसका हम करवाने वाले हैं रिएक्शन, किसके साथ, वाटर के साथ। चलें करवा के देखते हैं क्या होगा। अब बेटे मैं यूज करता हूँ वाटर, और वाटर का करवाता हूँ रिएक्शन इसके साथ। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है वाटर। अब हमारे पास क्या होने वाला है कि जैसे ही वाटर आता है बेटे, ये बॉन्ड यहाँ से कुछ ऐसे ब्रेक होता है, मतलब ऐसे और ये ऐसे। अब हमारे पास ये बॉन्ड इस तरह से जब ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन बेटे वाटर लेके चला जाता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन वाटर लेके चला जाता है तो अब हमारे पास क्या हुआ, H2O था, ये क्या था, H2O। एक ऑक्सीजन ऐड करके तो ये हो गया H2O2। आप इसको ऐसे लिख लें या फिर वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वाटर ने क्या करना है, ये सेंटर वाला ऑक्सीजन लेके निकल जाना है और बना देना हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके, अब ये देखो, ये बॉन्ड हो गए ब्रेक। क्या हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब क्या हुई यहाँ पे, लाइसिस। इसी वजह से हमने नाम रखा था ओजोनोलाइसिस, कि ओजोन आएगा, अंदर ऐड होगा और उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन का रिएक्शन हो जाएगा। अब बेटे जब ये लाइसिस हुई, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुए तो बचा क्या, वो बचा जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्या बचा, पहले वो लिखो, ये इतना सा कार्बन, वो हाइड्रोजन, वो दूसरे वाला हाइड्रोजन, लिख लिया। और उसके साथ क्या लगा हुआ था, एक उसके साथ लगा हुआ था इस तरह से ये ऑक्सीजन। ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गई तो अब कार्बन के 3 बॉन्ड, 1 2 3, कार्बन क्या करेगा, कार्बन से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे, इसके भी 2 बॉन्ड पूरे। सेम बेटे इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी यही केस होगा। मतलब हमारे पास इधर भी क्या होगा, असल में तो दोनों सेम कंपाउंड है ऐसा,
इधर भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड रह गया, अब दूसरा बॉन्ड यहाँ पे फिर बन जाएगा। तो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है आपके पास। मतलब अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन है और सेंटर वाले कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो बेटे कंपाउंड बना है इसका नाम है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो ओजोनोलाइसिस वाला जो रिएक्शन है बेटे, इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो हमारे पास जो भी होमोलॉगस सीरीज है, फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं लाइक कीटोन एंड एल्डिहाइड, उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है और ये लॉन्ग फंक्शन के तौर पे आता है। समझ में आ गई बात? अब बेटे सिंपल है, अल्कीन कोई भी हो सकती है, आप यहाँ पे ग्रुप चेंज करते जाएं और आपके पास डिफरेंट चीज़ें बनती जाएंगी। ठीक है, एंड में होना क्या है, वैसे एडिशन होना है, एंड में टूट जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ओजोनोलाइसिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दूँ, तो मैं इस हाइड्रोजन की जगह कर देता हूँ CH3 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 CH3। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हाइड्रोजन है CH3 लिखते जाओ, CH3 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 CH3। तो यहाँ हर जगह आप CH3 ऐड कर लें तो आपके पास देखिए एंड पे कंपाउंड बदलता है कि नहीं बदलता। तो मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन की जगह ग्रुप चेंज करेंगे कुछ ऐसे ही, जैसे मैं हर हाइड्रोजन की जगह कार्बन लेके आ रहा हूँ, तो आपके पास बेटे एंड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी उसी के मुताबिक बनेगा। लेकिन आपने जो चीज़ फोकस करनी है कि रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप पे ही होता है, साइड वालों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंड पे बेटे इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया। अब इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कीटोन आपने बना लिया और इसका नाम है आपके पास एसीटोन, या फिर इसका नाम है आपके पास डाई मिथाइल कीटोन। तो आप इसी तरह से ग्रुप चेंज कर करके अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आपने फोकस रखना है जो ग्रुप पे लिखा है, या आपको एक्स्ट्रा मैंने बता दें। तो बेटे दिस वन इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस, और ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपके पास रह गए हैं एक रिएक्शन रह गया मेनली, दैट इज पॉलीमराइजेशन। वो भी अल्कीन्स या किसी भी ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अनसैचुरेशन होती है। तो हम पॉलीमराइजेशन को भी पढ़ लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या है, उसके बाद यूजेस पढ़ते हैं और अल्कीन वाला पोर्शन में बैठे हम कुछ काम सीख करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो चलें पढ़ लेते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन वंस अगेन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेटे वही रिएक्शन है जिससे आपके शॉपिंग बैग और प्लास्टिक वगैरह तैयार किए जाते हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स को बनाना, लिखना था पॉलीमराइजेशन। जैसे आप पढ़ते हो कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं बेटे, और उसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड यूनिट्स होते हैं जो मिलते हैं और एक लंबा मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं लाइक प्रोटीन। जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोमर्स, और उसके रिजल्ट में जो चीज़ बनती है दैट आर पॉलीमर्स। तो अब हमारे पास होता ये है कि जब छोटी छोटी अल्कीन्स आपस में मिलती जाती हैं तो लंबा मॉलिक्यूल बना देती है, बड़ा सारा स्ट्रक्चर बना देती है, फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है पॉलीमर, और उसको हम अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं इथीन को लूँ, इथीन पे बात खत्म करते हैं सारी, हम शुरू भी उसी से एंड भी उसी पे। इथीन लूँ बेटे और उसके मैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूँ, बहुत सारे, n कुछ भी हो सकता है, 10,000 5,000 जो भी व्हाट्सएवर इट इज। तो ये आपके पास बेटे इथीन है, अगर मैं बेटे इसकी पॉलीमराइजेशन कराऊँ, मतलब इनके आपस में बॉन्ड बनाता हूँ, बताता हूँ कैसे बने। लेकिन बेटे ये पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन होती हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो है 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 100 atm प्रेशर। तो आप जब इसको 400 सेल्सियस टेम्परेचर और 100 atm प्रेशर दोगे इथीन को, और थोड़ी सी आप 0.1% बेटे ऑक्सीजन यूज़ कर लोगे, ट्रेस अमाउंट में, बस बहुत कम अमाउंट में, तो बेटे फिर आपके पास इथीन के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। कैसे? कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये इथीन हो गया, ये दूसरा इथीन हो गया। अब होता ये है कि ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऐसे बॉन्ड बना देगा। अब इधर के आगे और भी बॉन्ड बना सकते हैं, कोई बैलेंस ही पूरी नहीं है, ये 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसी तरह से ये अगला आएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। मतलब हमारे पास CH2
एक लंबी सारी चेन चलती जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ जनरल करके कि हमारे पास CH2 है और वो रिपीट हो रहा है बार बार, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर कितने एल्कीन्स यूज किए। तो आपके पास ये क्या था, इथीन, ये क्या था, इथीन। इसको आप क्या बोल दो, पॉलीइथीन, जैसे आप पॉलीइथीन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप बेटे अगर इथीन को लें, उसके मोनोमर्स को, मोनोमर्स मतलब जो यूनिट्स होते हैं, और उनको मिलाएं, लंबी चेन बनाएं, मतलब उनकी पॉलीमराइजेशन करवाएं, तो आपके पास बड़े यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक पॉलीथीन जो है आप इसको प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स के तौर पे यूज़ करते हैं, आप इसको टॉयस बनाने में और बहुत सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं पॉलीथीन, ठीक है। अब ये पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है और पॉलीथीन बैग्स जिसे शॉपर भी आप कहते हैं बनाए जाते हैं। अच्छा, अगर आप कुछ कैटालिस्ट यूज़ कर लोगे ना, कुछ कैटालिस्ट यूज़ कर लोगे तो आपके पास ये पॉलीमराइजेशन और अच्छी हो सकती है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आपके पास और अच्छा हो सकता है। अब वो कैटालिस्ट कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर आप यूज़ कर लो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 तो बड़ी अच्छी पॉलीमराइजेशन हो सकती है, ठीक है। आप यूज़ कर लो एल्यूमिनियम हो गया, C2H5 इथाइल ग्रुप होता है, आप एल्यूमिनियम ट्राइथाइल यूज़ कर लो। अगर आप ये दो कैटालिस्ट यूज़ करोगे तो पॉलीमराइजेशन बड़ी अच्छी होगी, ये रिएक्शन बड़ा अच्छा होगा। तो ये बेटे आपके पास हो गया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और ये पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग वगैरह बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है, और कंपाउंड का यूज़ हो रहा है इसके अंदर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो आपके पास ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके रिएक्शन में बेटे ये सारे के सारे अल्कीन्स के रिएक्शन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट में आ जाएंगे बेटे यूजेस ऑफ इथीन, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, और उसके बाद एंड पे हमारे पास उसका एक रिएक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। इथीन को बेटे यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल राइटनिंग में। राइटनिंग मतलब फलों को पकाने में, पहले नहीं पके तो कच्चे हैं तो पका कर देता है इथीन। एनेस्थेटिक के तौर पर, एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोशी वाली चीज़ों की, मतलब इथीन गैस अगर पास की जाएगी तो मुझे ग्लूबी आएगी, मैं बेहोश हो जाऊँ। एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी वाली दवाई। अब उसके अलावा हम इथीन को बेटे ये पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, टॉयस और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इथीन से बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं, लाइक ग्लाइकोल्स, एसीटोन, ठीक है। ग्लाइकोल्स यहाँ पे बनाया, एसीटोन, ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, गाड़ियों में पानी न जमने देता है ना उबलने देता है जल्दी, ठीक है। और भी बहुत सारे बेटे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इथीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो इथीन से सबसे खतरनाक चीज़ प्रिपेयर की गई वो बेटे की गई थी World War I के दौरान। मैं इसको रेस कर रहा हूँ और मैं वो समझा रहा हूँ, और वो एक अलग शॉर्ट लेक्चर है आपके पास, उसको भी देख लेते हैं। सबसे जो खतरनाक चीज़ प्रिपेयर की गई थी वो की गई थी World War I के दौरान, और वो बेटे गैस थी, और उस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस। असल में वो गैस तो नहीं थी, वो लिक्विड था, क्योंकि उसको ऐसे स्प्रे किया जाता था तो वो ऐसे ही लगती थी कि जैसे गैस ही आती है। बट उस गैस का नाम क्या था, उस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस। अब इसने बड़ी तबाही मचाई। केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स लाइक वायरसेस एंड केमिकल्स ये बैन है, कोई मुल्क जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। धमाका हुआ बंदा मर गया वो तो ज़्यादा बात है, लेकिन ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। पहले नहीं था, ये वर्ल्ड वार के बाद इसको बैन किया गया। तो मस्टर्ड गैस वैसे हमारे पास इथीन से ही बनाई जाती है। इथीन से कैसे बनाई जाती है, पहले तो इसको समझ लिए बनती कैसे, फिर बाद में देखते हैं कि करती क्या है। इथीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो में इथीन के मॉलिक्यूल चाहिए, दो इथीन के मॉलिक्यूल चाहिए, और इनका हम रिएक्शन करवाते हैं F2Cl2, एक केमिकल कंपाउंड है उसके साथ। जब बेटे हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता ये है कि ये दो क्लोरीन है, ये यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कैसे ऐसे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, एक क्लोरीन इधर चला जाता है, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 और ये क्लोरीन अटैच हो गया दूसरे वाले के साथ भी ऐसे, CH2 CH2 Cl, और एक सल्फर यहाँ से निकल के बेटे इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देता है, और एक सल्फर वैसे ही बच जाता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, और ये जो हमारे पास चीज़ बनी, ये इसको फिर हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस।
ये हमारे पास मस्टर्ड गैस है, ठीक है। अगर इसका आयोपैक नेम रखें तो रखने का तरीका ये है कि सल्फर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, इधर से भी 1 2, डिफरेंट आयोपैक एंड डिफरेंट नोमेनक्लेचर के रूप में। तो इसलिए आज से इसका नाम होगा हमारे पास 2 डाइक्लोरो, ठीक है, 2 डाइक्लोरो, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाएगा इथाइल सल्फाइड और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है उसको छोड़ें। आपके पास बेटे मस्टर्ड गैस को कहते हैं। अब मस्टर्ड गैस जो बेटे आपके पास है ये वर्ल्ड वार 1 के दरमियान ये मतलब फौज को पैरालाइज करने के लिए एक तरह से यूज़ किया जाता है। देखो अगर कोई ऊपर से बमबारी वगैरह करता है हेलीकॉप्टर से, जहाज़ से, तो जिसको गोली लग गई तो मर गया, जो धमाके की रद में आ गया वो मर गया। बाकी उन्होंने खाइयाँ खोदी होती थी उसके अंदर घुसे होते थे फौजी, तो इतना असर नहीं होता था। तो फिर ये हमारे पास केमिकल को यूज़ किया जाता था। अब केमिकल तो बेटे हवा के अंदर फैलेगा, स्प्रे किया जाता था। केमिकल हवा के अंदर फैलता था, अब सांस तक भी पहुँचना है, बॉडी तक भी पहुँचना है, उसको तो नहीं रोक सकता चाहे आप नीचे घुसे हो, ट्रेंच बना के, ठीक है, खाई बना के, खंदक बना के। तो वो आता था, जो सोल्जर्स होते थे उनके चेहरे पे, उनके हाथों पे, उनके सांस में नहीं जाता था। अब जैसे ही केमिकल बेटे जाके स्किन के ऊपर लगता था तो ये वहाँ पे फिंसियाँ पैदा करता था, यानी कि बहुत खतरनाक किस्म की वो ना वेजिकल्स पैदा करता था। अब वेजिकल्स पहले उनमें पेन बहुत ज़्यादा होता था, वो पहले फूलते थे, फिंसियाँ बनते थी, फोड़े वगैरह बनते थे, फिर वो फट जाते थे। इतने ज़्यादा वो बनते थे वो फिर फटना शुरू होते थे, फट के फिर वो कहने के दर्द होते थे, बहुत ज़्यादा पेन होता था। अब वो इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि सोल्जर जो गोली चलाना चाहता भी है उसके जब सारे यहाँ पे ये फिंसी फोड़े वगैरह निकले होंगे और वो फटे हुए होंगे और दर्द हो रहे होंगे, तो वो तकरीबन पैरालाइज हो चुका था, उसका हाथ पाँव हिलाने की उसके अंदर ताकत नहीं होती। फिर दूसरी फौज अटैक करती थी और जाहिर सी बात है जब अगली लूली लगड़ी फौज है, लड़ने के काबिल नहीं है इतने अच्छे तरीके से, तो फिर वो जब कोई फौज अटैक करती थी वो डेफिनेटली फिर जीत जाते थे। तो ये हमारे पास केमिकल वेपन को यूज़ किया जाता था। तो मस्टर्ड गैस क्या है, कैसे बनाया जाता है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आप आज हमारा अल्कीन का जो क्वेश्चन था बेटे वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्कीन्स के रिएक्शन ज़्यादा हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन था और उससे पिछले वाले जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्काइंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।